हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर लिबरलाइजेशन पे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। अब इस टॉपिक में हम बचे हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट इज प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो प्राइवेटाइजेशन एज द वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज, क्या मतलब समझ में आ रहा है प्राइवेटाइजेशन का, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कन्वर्ट करना प्राइवेट सेक्टर में। अगर आपको याद हो, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने मेजर रोल उठाया था, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। तो जो मेजर इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ करती थी वो कैसी होती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुआ करती थी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हुआ करती थी। अब बहुत सारी ना प्रॉब्लम समझ में आई बिटवीन द पीरियड 1950 टू 1990। प्रॉब्लम्स क्या समझ में आई, पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी देखने को मिली। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस थी, वहां पे काम अच्छे से नहीं चल रहा था, बहुत इनएफिशिएंसी चल रही थी और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर इंकरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस। सबको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे एंड फॉर दिस रीजन देयर वाज अ नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर को अपन प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर उसको खरीदेगा उस एंटरप्राइज को, देन द प्राइवेट सेक्टर विल ट्राई टू रन दैट एंटरप्राइज विद द प्रॉफिट मोटिव, और उसको फिर, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव की वजह से वो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। बट गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉसेस बेयर करने पड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। तो प्राइवेटाइजेशन वाज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, 1991 में इट वाज वेरी मच नेसेसरी टू इंप्लीमेंट प्राइवेटाइजेशन। तो बस यही बेसिक सी बात है प्राइवेटाइजेशन में। इट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तीन चीजें, ठीक है। ओनरशिप भी किसके पास जा रही है, प्राइवेट सेक्टर के पास, मैनेजमेंट भी किसके पास जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर, एंड कंट्रोल भी। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दैट इज पीएसयूज। पीएसयूज का कंट्रोल किसके पास चला गया, प्राइवेट सेक्टर के पास। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दो तरीकों से किया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज, ठीक है। पहला तरीका क्या है प्राइवेटाइजेशन का, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सिंपल ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। सिंपल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में क्या होने वाली है बात, कि सपोज कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, उस कंपनी का गवर्नमेंट ने एक वैल्यूएशन लगाया, किसका वैल्यूएशन है 500 करोड़, और ये 500 करोड़ किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के पास 500 करोड़ रुपए आ गए, वो कंपनी प्राइवेट इंडिविजुअल के नाम पे हो गई। तो ये क्या हो गया, सिंपल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की एक वैल्यू लगाई कंपनी की और पूरा का पूरा आउटराइट सेल कर दिया कंपनी को उठा के। तो वो हो गया क्या आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझना बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट के पास अगर सपोज 100% शेयर्स है किसी कंपनी के, तो गवर्नमेंट उस कंपनी के कुछ शेयर्स किसको बेच देगी, प्राइवेट सेक्टर को। तो इसमें गवर्नमेंट भी ज्वाइंट ओनर रहेगी, बट अब मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, मेजर कंट्रोल किसका हो जाएगा, प्राइवेट। तो सपोज किसी कंपनी के पास गवर्नमेंट के 100% शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने उसमें से 51% से ज्यादा शेयर्स किसी और को बेच दिए, 51% या उससे ज्यादा शेयर्स किसको बेच दिए, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए किसी कंपनी को। तो वो कंपनी अब गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी क्या, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहलाएगी क्या, अब वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया प्राइवेटाइजेशन करने का, कि गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स थे वो ट्रांसफर कर दिए प्राइवेट सेक्टर में किसी को। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। देखो क्या लिखा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पीएसयू टू द पब्लिक। इक्विटी का जो पार्ट है वो जनरल पब्लिक को भी इशू कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, कि अपन ने गवर्नमेंट कंपनी ने, किसी ने आईपीओ ला दिया, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, उसके शेयर्स खरीद लिए, तो अब गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर नहीं रहेगी उस कंपनी के अंदर। अब आम जनता, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर और कोई, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिस्ट में आ जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिसइन्वेस्टमेंट। तो दो तरीके हैं, एक तो कंपनी का पूरा वैल्यूएशन लगा के प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को बेच दिया, उससे पूरा का पूरा पैसा एक बार में आ गया, तो वो हो गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दूसरा तरीका क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें कंपनी के शेयर्स बेच रही है गवर्नमेंट या तो जनरल पब्लिक को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या हुआ ना, इतना ही नहीं, प्राइवेटाइजेशन के अंदर अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा नीड समझ में आया कि जो बचे हुए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, अंडरटेकिंग्स, अब सबको तो नहीं बेच सकते, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुआ करते थे।
तो गवर्नमेंट सबको तो नहीं बेच सकती प्राइवेट सेक्टर को, तो जो बचे हुए पब्लिक सेक्टर थे ना विच वर परफॉर्मिंग गुड, जो अच्छा परफॉर्मेंस था जिनका ठीक था, तो गवर्नमेंट ने सोचा इनको भी थोड़ा फ्रीडम देने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट उनको अच्छा परफॉर्म करवाना चाहती थी देन गवर्नमेंट नीडेड टू गिव सम ऑटोनॉमी, दैट इज फ्रीडम टू दोस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्रीडम देना स्टार्ट किया। बाकी जो बची हुई पब्लिक एंटरप्राइजेस थी गवर्नमेंट ने उनको ऑटोनॉमी दिया, मैनेजरियल ऑटोनॉमी दिया कि वो लोग अपना मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया कि अपने पैसे अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, पैसों का लेन देन का हिसाब उनको गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट किया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, एंड दिस लेड टू कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारी कंपनीज को अलग अलग कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया, कुछ बनी महारत्नास, कुछ बनी नवरत्नास और कुछ बनी मिनी रत्नास। तो अलग अलग गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बना दी कंपनीज में। ठीक है, कि ये हमारी महारत्ना कंपनी है, ये हमारी मिनी रत्ना कंपनी है, ये हमारी नवरत्ना कंपनी है। ठीक है, तो अभी एज ऑन जुलाई 2021 क्या स्टेटस है, जुलाई 2021 तक There are 10 महारत्नास, इंडिया के अंदर 10 महारत्ना कंपनी आज की डेट में, जिसमें से IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की ये सोने की खदान है समझ लो, गवर्नमेंट की ये मेन कंपनीज है गवर्नमेंट के। ठीक है, अच्छी खासी रेवेन्यूज इन कंपनी से गवर्नमेंट को जनरेट होती है। तो ये क्या हो गई, 10 महारत्ना कंपनी हो गई। उसके बाद 14 नवरत्ना कंपनी है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कुछ कंपनीज हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है 73 मिनी रत्नास कंपनी है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कुछ कंपनीज है। तो ये कंपनीज का नाम याद रखने का सच आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है। बस ये अगर ट्राई करो कि ये फिगर्स याद है तुमको कि जुलाई 2021 तक 10 महारत्नास है, 14 नवरत्नास है और 73 मेरे रत्ना। अगेन दिस इज नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस ओनली। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने ऐसा भी कुछ काम किया है प्राइवेटाइजेशन के अंदर कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कुछ स्पेशल कैटेगरीज, कुछ स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, आई होप एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। अब डिस्कशन कर रहे हैं हम ग्लोबलाइजेशन पे। चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है ना आप लोगों ने बचपन से बहुत बार सुना होगा। ग्लोबलाइजेशन का मेन मकसद क्या है, व्हाट इज द मेन एम बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन, इज टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ठीक है, कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया है, ठीक है, एक गांव है छोटा सा, और सब लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सारी कंट्रीज आर फ्री टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारा कैपिटल ट्रांजैक्शन हो सकता है, बहुत सारा गुड्स का मूवमेंट हो सकता है एंटायर वर्ल्ड में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। दिस इज द मेन एम बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन। सो एज यू ऑल नो 1991 के पहले इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। ठीक है, द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड मैनी रिस्ट्रिक्शंस। इंडियन इकोनॉमी एक तरह से क्या हुआ करती थी, क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी 1991 के पहले, बिफोर। ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड 1950 टू 1990 पर अपन ने सारी चीजें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी चलती थी, टैरिफ्स एंड कोटास गवर्नमेंट ने लगा के रखे थे ताकि बाहर की दुनिया से ज्यादा इंटरेक्शन हमारी इकोनॉमी का ना हो, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन फेस ना करना पड़े। अब ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ तो वो सारी चीजें रिवर्स हो गई। ठीक है, उल्टी होने लगी अब कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, 1991 से जैसे इंडिया का ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ वैसे ही बाहर की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आने लगी, तो हमें वो सारे चेंजेस पढ़ने। ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस इंप्लीमेंटेड इन ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले इसका मतलब है, इट मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, कि जो भी बैरियर्स लगे हुए हैं वो बैरियर्स को हटा देना। ठीक है, और नेशनल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करवाना वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ताकि होल वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन जाए। दिस इज द आइडिया बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन। तो वही सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, इंटीग्रेट करना नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। ठीक है, ताकि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट हो वो एकदम फ्री हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। अब हम देख रहे हैं सर चेंजेस क्या क्या हुए, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। व्हाट आर द चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो व्हाट ऑल चेंजेस वर मेड इन द इकोनॉमी। सबसे पहले एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी है, ठीक है, एलपीजी की, स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री। हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री की एक लिस्ट स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एक लिस्ट बना दिया ऐसी टेक्निकल इंडस्ट्रीज की, ऐसी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री की जिनका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी था 1991 के अंदर। तो उसमें बहुत सारी लिस्ट बना दी गवर्नमेंट ने कि ये इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करो भैया। तो फॉरेनर्स को अलाउ किया कि आप आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो,
हमारी कंट्रीज में इन्वेस्ट करो, तो ऑटोमेटिक परमिशन दे दिया गवर्नमेंट ने फॉर एफडीआई। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। फॉरेनर्स को बोला कि आओ भैया ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो हमारी इकोनॉमी में, तो ओनर्स बनो कंपनीज के, तो इसलिए अप टू 51% कर दिया फॉरेन इक्विटी को। मतलब अगर किसी कंपनी में 51% फॉरेन इक्विटी है, इसका सीधा साधा मतलब है कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर डायरेक्ट ओनर बन के आ सकती है। कंपनी की ओनरशिप अब फॉरेनर्स के पास जाने लगी इंडिया के अंदर आफ्टर 1991। तो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री की एक लिस्ट बना दी, उसमें फॉरेनर्स को बोला कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इन कंपनीज को ओन कर सकते हो, हमको मतलब नहीं है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए। और इसी के कारण आउटसोर्सिंग का दौर चालू हुआ सर इंडिया के अंदर। इंडिया का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं अपन, इसके बाद एंडलेस ग्रोथ हुई उस इंडस्ट्री की। और आज की डेट में ठीक है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है अगर आप वर्ल्ड मार्केट में देखो। दूसरा इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स होते थे अलग अलग कंपनीज के बीच में कि आप हमको ये टेक्नोलॉजी शेयर करो हमारे साथ, उसके बदले में हम इतना पैसा देंगे आपको, तो उसमें ऑटोमेटिक परमिशन दे दिया गवर्नमेंट ने 1 करोड़। 1 करोड़ तक के अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो उस टाइम पे, कोई इंडिया की कंपनी फॉरेन की कंपनी के साथ कोई टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट कर रही है, टेक्नोलॉजी शेयर करने का, तो गवर्नमेंट ने बोला बार बार हमसे परमिशन मत लेने आओ। अगर 1 करोड़ रुपए तक का, 1 करोड़ रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक परमिशन दे दिया। उसके बाद नो परमिशन नीडेड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस और फॉर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। सपोज आपकी कंपनी है इंडिया के अंदर, आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की हो, अब उसको आपको क्या करवानी है, टेस्टिंग करवानी है, तो आप यूएस से किसी बंदे को बुला रहे हो, यूएस से किसी एक्सपर्ट को बुलवा रहे हो उसकी टेस्टिंग करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसको मर्जी जहां पूरी दुनिया से जिसको मर्जी बुलाना है बुलाओ, अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट करवा लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि बाहर के लोग इंडिया नहीं आ पा रहे, तो आपको मशीन ही भेजना पड़े बाहर टेस्टिंग के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, तो क्या लिखा हुआ है, फॉर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी, अगर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए आप मशीनें बाहर भी भेजना चाहो, टेक्नोलॉजी को बाहर भी भेजना चाहो, तो भी आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने बोल दिया क्लियर कट बात, अब छोटी छोटी बातों के लिए हमसे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने सारे रिस्ट्रिक्शन से आपको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया सर, ठीक है। गवर्नमेंट का ये मोटिव था इसके पीछे। तीसरी बात क्या हुई, रुपी डिवैल्यूएड इन जुलाई 1991, ठीक है, रुपी को डिवैल्यू कर दिया गया। डिवैल्यूएशन हमने ऑलरेडी कांसेप्ट पढ़ चुके हैं लिबरलाइजेशन के अंदर। रुपी का डिवैल्यूएशन मतलब इंटेंशनल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ रुपी एज कंपेयर टू डॉलर्स। तो गवर्नमेंट ने रुपी को डिवैल्यू किया, कितना, नियरली 20% से डिवैल्यू किया जुलाई 1991 में। तो ऑलरेडी हम लिबरलाइजेशन में ये चीज पढ़ चुके हैं। 1992-93 में के बजट में, यूनियन बजट पास हुआ जब 92-93 में, गवर्नमेंट ने रुपी को पार्शियली कन्वर्टिबल अलाउ कर दिया, और 93-94 में देखो फुली कन्वर्टिबल, एक साल बाद ही 92-93 में गवर्नमेंट ने बोला कि रुपी इज पार्शियली कन्वर्टिबल, 93-94 में बोला कि रुपी फुली कन्वर्टिबल है। अब इसका मतलब क्या है पार्शियली कन्वर्टिबल और फुली कन्वर्टिबल का मतलब, 92-93 में गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट बनाई कुछ प्रोडक्ट्स की, ठीक है, कुछ गुड्स की, कुछ सर्विसेज की गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई और बोला लोगों को अगर आप ये सारी चीजें इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप रुपी को डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज रुपी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज नोन एज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, की कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउ किया, बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए मना कर दिया। 93-94 में वो टेंशन खत्म कर दी गवर्नमेंट ने, फुली कन्वर्टिबल। अब कुछ भी बुलवाना है आपको फॉरेन कंट्री से, चाहे वो उस लिस्ट में हो, या लिस्ट ही रद्द हो गई ना, फुली कन्वर्टिबल कर दिया तो अब कोई लिस्ट बची नहीं। कुछ भी अगर आपको इंपोर्ट करना है आज की डेट में, बताओ कुछ भी इंपोर्ट करना है आपको फॉरेन कंट्री से, तो आपको रुपी को कन्वर्ट करना अलाउड है इंडिया के अंदर। यू आर फ्री टू कन्वर्ट द रुपी इनटू एनी फॉरेन करेंसी एज यू वांट, ठीक है। तो बस ये एक चेंज आया 92-93 में, 93-94 में। एक न्यू एग्जिम पॉलिसी बनी। एग्जिम पॉलिसी का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, 5 साल की पॉलिसी बनती है, ठीक है। तो एक न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनी 92 से लेकर 97, 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने बनाई। इस पॉलिसी के अंदर क्या लिखा था सर, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने लिखा कि अब ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस इजी कर दिया सारी चीजों को। जितनी भी 91 के पहले कॉम्प्लिकेटेड चीजें हुआ करती थी, सारी बातों को गवर्नमेंट ने अब सिंप्लीफाई कर दिया। तो पॉलिसी रिमूव्ड ऑल द रिस्ट्रिक्शन, सारे रिस्ट्रिक्शन इससे हट गए, जितने भी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थे। गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, मॉडिफाई कर दिया कस्टम ड्यूटी को। पहले कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा चार्ज करती थी गवर्नमेंट, याद है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था, टैरिफ्स लगाए जाते थे इन ऑर्डर टू, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द इंडियंस टू इंपोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्री। तो वो रिस्ट्रिक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, टैरिफ ज्यादा लगाती थी, कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगाती थी। तो अब गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को मॉडिफाई किया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के तहत। और मॉडिफाई करने के बाद जो पीक रेट था कस्टम ड्यूटी का वो 250% हुआ करता था उस टाइम। मतलब अगर 1 करोड़ की चीज
चीज बुलवा रहे हो तो सर उसमें 2.5 करोड़ तो आपको टैक्स ही देना पड़ेगा, 3.5 करोड़ रुपए की वो चीज आपको पड़ेगी। ये रेट लगता था कस्टम ड्यूटी का, पीक रेट 250%, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते करते अभी 2007-8 के बजट में लाके 10% तक पीक रेट है अब कस्टम ड्यूटी का। अब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ यू कैन इजिली इंपोर्ट एज मेनी गुड्स एज यू वांट फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। सो दीज वर द चेंजेस इंप्लीमेंटेड अंडर ग्लोबलाइजेशन। जो स्कीम बनी थी पूरी ग्लोबलाइजेशन की, ये सारे चेंजेस उसके अंदर इंप्लीमेंट किए गए। आई होप एकदम अच्छे से समझ आएंगे। अब हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव बातें ग्लोबलाइजेशन की और कुछ नेगेटिव बातें ग्लोबलाइजेशन की। चलिए अब देख रहे हैं बेटा कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें रिलेटेड विद ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के फेवर में कुछ बातें हैं। ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, सही बात है ना सर। अगर ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ कंट्री के अंदर तो बाहर की दुनिया भी खुल गई कंट्री के लिए। ठीक है, और अगर बाहर का मार्केट खुल गया तो अब इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए भी एक एडवांटेजियस सिचुएशन क्रिएट हुई ना, कि हम अपना गुड्स अब सिर्फ इंडिया में ना बेच के इंडिया के बाहर भी पूरा मार्केट ही बन गया, पूरा ग्लोब ही मार्केट बन गया, तो कहीं भी आप अपने गुड्स को बेच सकते हो, बशर्त आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए। दूसरा एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इंडिया को फायदा हुआ कि एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में आई। तो अगर ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ तो जिस कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और जिस कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी है वहां से टेक्नोलॉजी का इनफ्लो होता है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो पूरी बाहर की दुनिया में चीजें चल रही है वो हमारी कंट्रीज में भी आ सकती है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया को उस चीज का बेनिफिट मिला भी। ऑफ कोर्स इन 1991 बाहर की टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंडिया में आने लग गई अलग अलग चीजों में। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में बोल लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में बोल लो, या फिर कोई भी आईटी इंडस्ट्री बोल लो, तो टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इन्फ्लो इंडिया के अंदर हुआ। तीसरा, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। हमारी खुद की कंट्रीज के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हुआ करती थी हमारी कंट्री के अंदर, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको कि बाहर की कंट्रीज में जाके अब वो अपने गुड्स को बेच सकते हैं। इस पॉइंट को आप इससे रिलेट कर सकते हो ना, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। पूरा का पूरा मार्केट ही एक्सपांड हो गया ना। पहले एक कंट्री में बेचते थे, अब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बेच सकते हैं सामान अपना, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो। ठीक है, तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी उनको बेनिफिट मिला डेवलपिंग कंट्रीज की, कि वो अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को अपनी कंट्री के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट अपने गुड्स को बेच सकते हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट है बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड पीपल। जो स्किल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई सर कि ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट होने से नाउ दे कैन वर्क एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके जहां पे उनकी स्किल का बेटर यूटिलाइजेशन हो वहां पे जाके वो काम कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम पॉसिबल। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है, ये सारे बेनिफिट्स किसी भी नेशन को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब दिस इज अनदर साइड ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है विच आर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, कुछ क्रिटिक्स है जो ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए तो बहुत अच्छा है ग्लोबलाइजेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थोड़ी दिक्कत है। क्या बात लिखी है, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अक्रू मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज। पहला पॉइंट वही लिख दिया इसने। ठीक है, अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन में कि जो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है ना वो ज्यादा से ज्यादा किसको मिलता है सर, डेवलप्ड कंट्रीज को। क्योंकि ऑलरेडी देखो क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो वो लोग अपनी कंट्री में तो अपने गुड्स बेच ही सकते हैं, साथ ही उनके लिए पूरा मार्केट ओपन हो गया कि अब वो अपनी कंट्री के अलावा बाहर जाके कहीं पे भी गुड्स बेच सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज होती है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, उतनी ज्यादा उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती, तो वो कहां जाके डेवलप्ड कंट्रीज में बताओ अपने गुड्स बेचेंगे। अब अगर आप बात करो इंडिया के गुड्स ज्यादा यूएस में बिकेंगे क्या, नहीं बिक पाएंगे, बट अगर यूएस के गुड्स की बात करो तो वो इंडिया में ज्यादा बिक सकते हैं बिकॉज इंडिया में वैसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है जैसे यूएस के पास है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड। ठीक है, दूसरा है कॉम्प्रोमाइजेस वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्री। तो अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है इसकी वजह से, जो पुअर कंट्री है, जो गरीब कंट्री है, उसके लोग सफर करेंगे अल्टीमेटली बिकॉज इनके डेवलपमेंट का कोई स्कोप ही नहीं बच रहा ग्लोबलाइजेशन में। अब सपोज कोई गरीब देश है, कोई पुअर कंट्री है, वहां पे तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा चीजों का, और अल्टीमेटली वहां पे अगर ग्लोबलाइजेशन के कारण बाहर की कंट्रीज का सामान आ रहा है तो इन लोगों को खरीदना पड़ेगा, वो चीजें भली कॉस्टली मिले कैसे भी मिले, तो अल्टीमेटली द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री आर गोइंग टू सफर इन द लॉन्ग रन। तीसरी चीज है मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। तो वही बात है, रिलेट कर सकते हो सेकंड पॉइंट से, डिस्पैरिटीज बढ़ेंगी नेशंस में और पीपल में। डिस्पैरिटीज मतलब डिफरेंसेस, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे।
तो जो डेवलप्ड नेशंस है दे विल गेट मोर डेवलप्ड इन द मीन टाइम बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उनकी कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने की, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने की, उनका बिजनेस तो एक्सपांड हो रहा है, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। बट डेवलपिंग कंट्रीज को ये उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब हमारी कंपनी में भी, हमारी कंट्री में भी देखो ना कि पहले 1991 के पहले क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी इंडिया। अब 91 के बाद बहुत सारी एमएनसीज इंडिया के अंदर आई तो कंपटीशन बढ़ गया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। तो उस बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण बहुत सारी कंपनीज तो क्या हो गई, बंद हो गई, जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, जिनकी सर्विसेज अच्छी नहीं थी, दे वर फोर्स्ड टू क्लोज देयर ऑपरेशंस इन द इकोनॉमी, क्योंकि वो लोग अब सर्वाइव करना मुश्किल हो गया उनके लिए। तो ये जो पुअर कंट्री है ना, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वो ज्यादा सफर करती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट वही बात लिखी है जो अभी डिस्कस की है, MNCs entered and competition increased for domestic companies। डोमेस्टिक कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया और बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज who were not able to face the competition in the economy were forced to shut down। उनको फोर्स किया गया कि वो क्लोज हो जाए बिकॉज नहीं कर पा रही थी कंपीट बहुत अच्छे से। सो कुछ अच्छी बातें ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड और कुछ ठीक है नेगेटिव बातें ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। आई होप एकदम ठीक है टॉपिक ग्लोबलाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नाउ अभी तक हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो जो पॉलिसीज बनी है, 3 LPG की पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें हमारा डिटेल में अच्छे से डिस्कशन हो चुका है बेटा अभी तक। आई होप एक एक बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं बेटा तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।